नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज के सरकारी बंगले से नोटों के जखीरे की बरामदगी की ऐसी खबर आई है, जिस खबर के बाद पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग, न्यायपालिका में चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे अलग अलग राज्यों की अदालतें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इस खबर की चर्चा है, हड़कंप मचा है। और चर्चा इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग जज के घर से नोटों की बरामदगी की खबर आई है। इससे पहले बीते 10 साल 20 साल में बहुत बार ऐसी खबरें आई, किसी मंत्री के यहां, किसी सांसद के यहां, किसी नौकरशाह के यहां, यहां तक कि किसी जमाने में सुखराम के यहां बहुत जगह नोटों की बरामदगी, इनकम टैक्स से जुड़े अधिकारियों के यहां, अलग अलग महकमों से जुड़े अधिकारियों के यहां कैश बरामदगी कोई नई बात नहीं। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग जज के घर से कैश बरामदगी की खबर आ रही है और कहा जा रहा है नोटों का जखीरा था, कैश का भंडार था। और यह खबर कैसे आई दोस्तों, और इस खबर पर हड़कंप क्यों मचा है, और 5 दिन हो गए इस घटना के या कैश की बरामदगी के, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस जज के खिलाफ कोई सख्त फैसला लेने वाला है। यह अलग बात है कि उस जज का तबादला किया गया। खबर क्या समझिए, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है। स्क्रीन पर मैं चाहूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की हेडलाइन, जिस खबर में बताया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज इस खबर को एक तरह से कहें, इस एक्सक्लूसिव खबर को फ्रंट पर पहली पेज पर छापा है। फायर एट दिल्ली हाईकोर्ट जजेज हाउस लीड्स टू रिकवरी ऑफ कैश फाइल। मतलब आग लगी दिल्ली के सिटिंग जज, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के घर पर। यशवंत वर्मा उनका नाम है। उनके सरकारी बंगले में आग लगी। आग लगने की घटना हुई होली के दिन यानी 14 मार्च को। स्क्रीन पर बाकी जानकारियां दीजिएगा। 14 मार्च को। और उसके बाद उनके परिजनों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी। जैसा कि होता है, अगर सरकारी बंगला है, बड़े अधिकारी या जज हैं, जज का एक रुतबा भी होता है, कुछ पुलिस वाले भी पहुंचे। और जब दमकल कर्मियों ने आग बुझा ली और या बुझाने के क्रम में एक कमरे में उन्हें नोटों का भंडार कहें, कैश भंडार कहें या नोटों का जखीरा दिखा। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, अपने सीनियर अधिकारियों को। उन अधिकारियों ने सरकार को सूचना दी, सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सूचना दी और सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा। जो जानकारी है उसके मुताबिक हर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कॉलेजियम की। कॉलेजियम के सारे जज बैठे। जजों की उस बैठक में, कॉलेजियम की बैठक में यह तय हुआ कि ये एक ऐसा अपराध है जिसके बदले उन जो सिटिंग जज यशवंत वर्मा है, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाए, जहां से 2021 में वो दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होकर आए थे। मतलब 14 तारीख की घटना, कैश मिलने की खबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यह क्लियर है कि कैश की बरामदगी हुई है, क्योंकि रिकवरी शब्द इस्तेमाल किया। यह पता नहीं कि कितना कैश बरामदगी हुई, तो कहां है कैश। बरामद करने वाला जो सरकारी विभाग है, महकमा है, पुलिस है या और कोई सरकारी एजेंसी है, उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं है। आज 5 दिन बाद यह खबर आना और सिर्फ यह जानकारी मिलना कि जो सिटिंग जज जिनके घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ या जखीरा मिला, उन सिटिंग जज को सिर्फ इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया। खबर यह भी आई है कि कॉलेजियम में कुछ जज जो कॉलेजियम के सदस्य थे, चीफ जस्टिस उसके अध्यक्ष होते हैं, 5 जज होते हैं कॉलेजियम में, उन जजों में से कुछ जजों की राय थी कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए यशवंत वर्मा से, जिनके घर से नोट मिले हैं। लेकिन फिलहाल उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और प्रयागराज इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि प्रयागराज से ट्रांसफर होकर 2021 में दिल्ली आए थे। उनका बैकग्राउंड क्या है और ऐसे मामले में जज के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, 5 दिन से ये मामला छिपा हुआ क्यों था। अगर किसी और नौकरशाह या नेता के घर से बरामदगी होती तो जो सरकारी महकमा है, चाहे पुलिस या जो भी एजेंसी ने बरामदगी की, नोटों की भी तस्वीर आती, नोट गिनने वाली मशीनों की भी तस्वीर आती, उन मशीनों के साथ खबरें भी सब जगह छपती कि फला नौकरशाह या फला विपक्ष का नेता या फला के घर से नोटों की बरामदगी हुई, कैश बरामदगी। यहां क्या वजह है कि 5 दिन तक कितनी बरामदगी हुई, किस एजेंसी ने बरामद किया और पूरा मामला क्या है, ये कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। ये कहें तो जुडिशरी का रुतबा है कि इतनी बड़ी खबर को क्या दबा दिया गया या खबर नहीं आई, उसकी कोई और वजह है। इस पर हम बात करेंगे, समझेंगे। और इस सिटिंग जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या ट्रांसफर कोई कार्रवाई है, सजा है, और क्या सख्त कार्रवाई हो सकती थी जो नहीं हुई, ऐसे कई सवाल हैं। और अगर कोई सिटिंग जज के घर पर इतने नोट बरामद होते हैं, इसका मतलब क्या है। जुडिशरी में करप्शन को लेकर बहुत सवाल उठते रहे। जुडिशियल अधिकारियों के, हाईकोर्ट के जजेज या लोअर कोर्ट के जजेज के खिलाफ बहुत तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन चूंकि न्यायपालिका है, कोई बोलने से डरता है।
अदालत की अवमानना से डरता है, इससे डरता है कि न्यायिक व्यवस्था में जो उच्च पदों पर बैठे जजेज हैं उनके खिलाफ बोलने का मतलब भी जेल जाना हो सकता है, इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता है। लेकिन इस बार सिटिंग जज के यहां से कैश मिलना, और गए तो थे आग बुझाने, मिल गया नोटों का जखीरा, ये उनका बैकग्राउंड है। चलते हैं इन्हीं सवालों के साथ एनके सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और खासतौर से ऐसे मौके पर इसलिए उनसे बात करता हूं क्योंकि पूरी न्यायिक व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझते हैं। कोलेजियम को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए, पहले ऐसे मामले हुए हैं नहीं हुए हैं, सारे सवालों के साथ एनके सिंह साहब बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद हम और आप आज बात कर रहे हैं, धन्यवाद। एक में कई सप्ताह का फासला भी रहा। लेकिन पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा एनके सिंह साहब कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जो किया सिर्फ ट्रांसफर किया, लेकिन एक सिटिंग जज के यहां नोटों का जखीरा इस तरह से बरामद होना और 5 दिन तक उस खबर का ना आना, बरामदगी की कोई तस्वीर तक नहीं है, कितने नोट ये तक पता नहीं है, और सजा के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर। तो एक मुकम्मल पहले आपसे हम तस्वीर समझना चाहेंगे, आपकी व्याख्या। जी, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, हेज ईटिंग द ग्रास। बाड़ा खुद घास को खाने लगा। ये जो कानून में प्रोटेक्शन हमारे माननीय जजेस को दिया गया है, उसी का नतीजा है कि आज जजेस के यहाँ से कैश बरामद हो रहा है और कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि कंटेम्प्ट पावर है उनके पास। कंटेम्प्ट पावर दिया किसी और मकसद से गया था। आज हालत ये है कि 5 दिन हो गए हैं और आप गौर कीजिएगा कि इतनी बड़ी मीडिया यहाँ पे है, एक अखबार ने इसको छापा है। और ये कौन है? वो रिपोर्टर जिसने छापा है वो भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल जर्नलिस्ट है, धनंजय धनंजय महापात्रा। महापात्रा जी। तो जाहिर है कि उनको भी कहां से मिली होगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर है। बहुत ही सुप्रीम कोर्ट उनका सम्मान करता है। मैंने ये देखा है कि पर्सनल लेवल पे उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी काफी सम्मान करते हैं। तो ये उन्होंने उनकी जानिब से लीक हुआ है। क्या वजह रही होगी? क्योंकि जैसे ही ये खबर मिली, दिल्ली पुलिस के हाथ के तोते उड़ गए कि अब जज साहब क्या मिला है, ये तो ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि साहब, ये आपके जज साहब के यहाँ ये मिला है, क्या करें? आप समझ सकते हैं कि कितना गुपचुप ढंग से ये पूरा हुआ होगा। अभी तक ये नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट कैसी दायर हुई है, जज साहब को किस तरह से बुलाया जाएगा इंक्वायरी का, क्योंकि जज से सिटिंग जज से इंक्वायरी कैसे होगी, इसका एक प्रक्रिया और होता है, पुलिस नहीं कर सकती। ये भी सिंह साहब, ये भी नहीं पता जो मैंने कहा कि क्या एजेंसियां नोट गिनने वाला मशीन ले गई थी, वहां मशीन से नोटों की गिनाई हुई, बोरे में भरा गया, कितना भरा गया, कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कोई छोटा अमाउंट होता, जरा गौर कीजिएगा कि 15-20 लाख या 50 लाख होता, तो जज साहब ये कह सकते थे कि चाचा ने जमीन बेची है, उन्हीं का पैसा है। ये इतनी बड़ी अमाउंट थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रातों रात अगले 14 घंटे के अंदर कॉलेजियम बुला के और एक फैसला लेना पड़ेगा कि इस जज को ट्रांसफर कीजिए। दरअसल भारत के संविधान आर्टिकल 124(4) में और हाई कोर्ट के लिए 218 में प्रावधान ऐसा कोई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एक्शन लेके जज को हटा सके। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पहला काम किया कि इस जज को, ताकि इंक्वायरी प्रभावित ना हो, इस जज को वापस भेज दो। अब कितना ये गलत फैसला है। आप उसको मिजोरम, नागालैंड उस जज को भेजते तो समझ में आता कि उसकी थोड़ा सा कस्बत ढीली कर दी है। आप वहां भेज रहे हैं जहां का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसी बार का प्रोडक्ट है, उसी बेंच पे उसका जन्म हुआ है, और आप वही भेज दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर गलती की है, कॉलेजियम ने। और दूसरा, कॉलेजियम इसको क्यों छिपा रहा है? कॉलेजियम इसको ढका मुदा इसलिए रखना चाहता है, वरना पुलिस अब तक निकाल दी होती, पुलिस ने अब तक खबर दे दी होती। लेकिन इसलिए ढका मुदा रखना चाह रहा है कि उसकी इज्जत जाएगी। और बात सही है कि कोर्ट की इज्जत बुरी तरह से झटके में आई है, क्योंकि अकूत पैसा जो भी मिला है वो इतना है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को बैठना पड़ा। ये 5 मेंबर कॉलेजियम सीजेआई के साथ 4 प्यूनी जजेस होते हैं, और ये सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जिनका कॉलेजियम बनता है, और ये फैसले लेते हैं कि कौन जज अपॉइंट होगा। अब यहाँ पे जजेस की इज्जत कैसे जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की, क्योंकि ये इसी कॉलेजियम के अपॉइंटी हैं।
आज से 11 साल पहले जब इनका पहली बार एडिशनल जज के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, तो उस कॉलेजियम सिस्टम ही था, कोई गवर्नमेंट में नहीं किया था। लिहाजा ये कॉलेजियम पे सीधा जाएगा और राज्यसभा के सभापति जैसे लोग जो तमाम हैं, वो लगातार घूम घूम के कहेंगे कि कॉलेजियम फेल हो गया, सरकार के हाथों में अपॉइंटमेंट दीजिए। तो आज ये भी डर है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को कि उनकी भी साख जाएगी, तो इसलिए भी इसको कम करके आंका जा रहा है। लेकिन जो भी है, इसकी प्रक्रिया यह है कि अगर चाहे निहायत ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम निष्ठा से चाहे कि जुडिशरी में ये एक मैसेज जाए कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पहला काम है कि जज साहब को दोबारा ट्रांसफर करे और मिजोरम, नागालैंड या ऐसी जगह भेजे जहां की उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। और दूसरा ये लेकिन एक कि सवाल है सर, सिंह साहब, एक हाँ, सवाल बीच में, माफ करिए, काउंटर सवाल है कि को हम्म, दोबारा कहीं भेजे, कहीं भी करप्शन तो वहां भी कर लेगा कोई करना चाहे, क्या सीजीआई उनको चाहकर कहकर फोर्सफुली क्या उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते थे, उनसे इस्तीफा नहीं मांग सकते थे, जैसा कहा जा रहा है कि अभी मांगा कोलिजियम था, जजों की राय थी। अभी कुछ दिन पहले एक और जज से मांगा था, यादव जी से। वो शेखर यादव। विश्व हिंदू परिषद के समारोह में बोले थे, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा जब आप मांगते हैं, आपके पास पावर हो तो उसको अप्लाई करें, तब तो कोई इस्तीफा भी देगा। आप जानते हैं कि इस्तीफा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में, आज तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। एक जज ने इम्पीचमेंट मोशन के पहले इस्तीफा दिया, वो जस्टिस सौमित्र सेन थे। तो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात। इन जज को आपने कैसे लिया? आपने जब लिया था तो क्या इंटीग्रिटी के लिए इनका पूरा दरियाफ्त किया था आपने? क्या आपने इनके इंटेलेक्चुअल विजडम को, जो कि कोई बैरोमीटर नहीं होता, लेकिन इनके कंडक्ट को पूरी तरह से देखा था? आज जब ये पैसा मिल रहा है, ये कितना साल पुराना, 11 साल पुराना जज ये है हाईकोर्ट में। 11 साल में कितने फैसले दिए होंगे? आज उन सारे फैसलों को देखा, और ये वो जजेस हैं जो फांसी देने का फैसला देते हैं, और इनके फांसी की अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना बड़ा ये खतरा है। जस्टिस वर्मा एक नहीं है, ये तो उनके घर आग लगी तब पता चला ना। आग लगी और गलती से लोग डर के भाग गए, तो कमरा खुला तो देखा अंदर और तो वो भी एक मिला। इंटरेस्टिंग चीज है सिंह साहब, इंटरेस्टिंग चीज जी है कि जब इनके यहाँ आग लगी 14 तारीख को होली में, और आनंद फानन अफरा तफरी में इनके परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, उस दिन जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे, वो बाहर थे। जी शायद घर पर जी होते तो एक सिटिंग जज के रसूख की वजह से शायद किसी की हिम्मत उसके बाद भी नहीं होती, या कोई ऐसी व्यवस्था कर लेते, या उनको पता होगा कि यहाँ नोट रखा है, वो उसकी व्यवस्था बिल्कुल। करते, तो उनका ये उस दिन यही ना हुआ है होना भी। कि हाँ। यही हुआ है कि उनके ना होने से ये राज खुल गया। अब हाँ। इसका जो कोलेटरल डैमेज है वो दूसरा है। ये देश में जो जजेस हैं, क्या हमारे इस लेवल के कंडक्ट के हैं? आग तो शायद इक्का दुक्का लगी होगी ना, आज भारत के इतिहास में किसी जज के यहाँ शायद पहली बार लगी। लेकिन क्या जज के करप्शन को पता करने के लिए आग लगाने की जरूरत है? तो आप समझ सकते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है। देश के जुडिशियल सिस्टम पे ये खतरा है, और जो लोग आ रहे हैं वो कैसे लोग हैं, ये उसके उस पे खतरा है कि आप किस तरह की, क्या इस देश में पूरे जुडिशियल सिस्टम में हम 1000-2000 आदमी भी नहीं ले पा रहे हैं जो अच्छी नैतिक फाइबर के हों। मतलब एक शर्म आती है इस देश के पूरे कलेक्टिव विजडम को देख के कि आपको इतनी बड़ी जुडिशियल सिस्टम में आपको तमाम वकील है, उनमें एक नहीं मिल पा रहा है। आप बार से एक नहीं ले पा रहे हैं, बेंच से आपको एक नहीं मिला, 1/3 बेंच से आते हैं। क्या बेंच में आपके भी ऐसे लोग नहीं है? तो हकीकत यह है कि ये नहीं, सीरियस वो है। तो और भाई इनको भी तो बेंच से ही लिया, बाहर से ही लिया, लेकिन अब वो कैसे कोई टेस्ट हो कि वो करप्ट है या नहीं, हो बाद में हो गया करप्ट, ये तो कह सकते हैं नहीं भाई नहीं, हम मतलब किसी के। हाँ। ये असल में करप्शन बड़ी अजीब चीज है। इसका तो आप सड़क पे खड़े हो जाएं तो आपके कंडक्ट से पता लग जाएगा, अगर आप पे वो पारकी नजरें हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास वो नजरें नहीं, वो फीडबैक नहीं है, या वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। वरना एक जज क्या, आप जरा गौर कीजिएगा, जुडिशियरी में करप्शन, आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट में क्या स्थिति है, आप जानते हैं कि अब ये हाई कोर्ट तक कितने कितने आराम से पहुंच गया है।
आप ये भी जानते हैं कि ये वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद कितने सरकारी पोस्ट लेते हैं? 22, एक जमाने में 22 जजेस रिटायर हुए एक साल में, उसमें से 19 ने पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट ले लिया सरकार का। सुनिए तो सर, ये सर जी एक जरूरी खबर आई, बताना पड़ेगा मुझे कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसको स्क्रीन पर टेक्स्ट बढ़ा दीजिए आप, टेक्स्ट दीजिए जो ये सूचना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का दावा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ मिले हैं। एसोसिएशन ने उन्हें फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के फैसले का विरोध किया है। कहा गया है कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा टूटेगा। वैसे इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनके पास कौन से बड़े केस थे। अब ये बहुत बड़ी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कह दिया। एक तो 15 करोड़ का दावा, ये तो अब कैसे करें वो जाने, लेकिन एसोसिएशन का ये विरोध कि अगर इनके घर से इतना पैसा मिला है तो फिर इन्हें आप प्रयागराज, माफ करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेज रहे हैं? अजीत जी, आप बार एसोसिएशन की तारीफ कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे हैं। कि अभी 5 मिनट पहले हमने कहा था कि ये बहुत ही बेवकूफाना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का कि उसने वहां भेज दिया जहां उसके रूट्स है। मतलब बार अगर रिएक्ट कर रहा है तो बड़ा वैलिड रिएक्शन है कि कल आपके बेंच के जब जजेस बैठेंगे, मिलॉर्ड कहेंगे ये वकील, तो ये शर्म के साथ कहेंगे कि यार 15 करोड़ वाला है। तो वो अगर बार रिएक्ट कर रहा है तो इसीलिए रिएक्ट कर रहा है, और करना चाहिए। बार पूरे पूरे बार को, बेंच को भी रिएक्ट करना चाहिए। बेंच को कह देना चाहिए हम इस जज को नहीं लेंगे, वी विल नॉट फाइन हिम एनी केस, क्योंकि ये इसका कंडक्ट प्रूवन मिसबिहेवियर के कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि अभी प्रूवन तो नहीं हुआ है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? नहीं, कॉलेजियम पूरी निहायत एक सेकंड, थोड़ी जानकारी। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से अपने ऐतराज लिख सकते हैं, ऐतराज जता सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल इलाहाबाद जता हाईकोर्ट सकते की हैं। बदनामी का बिल्कुल सवाल है कि आप बिल्कुल उनको भेज रहे हैं टिंटेड बिल्कुल ऐसे जज को? बिल्कुल। असल में यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, इसके दो कोर्ट्स के दो फंक्शन होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। एक होता है जो जुडिशियल साइड में होता है, उसमें पूरी छूट होती है हर जज को कि वो अपने अपने जो बाकी सबका जज है उनके जजमेंट्स को वो गलत बता सके। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होता है। ये ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में तो हुआ है, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि भाई ये बार मेरे यहाँ क्यों डाल दिया, ये मेरा ही था, मैंने ही अपने यहाँ से किया। एक्चुअली पर्पस ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा होगा भाई तुम्हारे यहाँ का है, तुम झेलो, ये हुआ होगा। लेकिन बेहतर ये होता, मैं यही सवेरे से कह रहा हूं, जब से मैंने ये खबर सुनी है, मैंने कहा कम से कम इतनी बचकानी प्योराइल कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का, इतना बचकाना ये कंडक्ट है कि आपने क्या किया, गुपचुप, ताकि किसी को पता ना लगे, आपने धीरे से उसको उठा के इलाहाबाद भेज दिया जहां उसके रूट्स है। ट्रांसफर का बेसिक सिद्धांत है कि उसको वहां भेजिए, या हमेशा ट्रांसफर इसलिए किया जाता है ताकि वो रूट्स गेन करे, उसके पहले उसको हिला दीजिए। रूट्स गेन करेगा तो करप्ट होगा, यही उसकी थ्योरी होती है। आपने उसको ओरिजिनल रूट पे भेज दिया है। तो बिल्कुल इलाहाबाद सीजे का रिएक्शन बिल्कुल सही है, और बार का भी सही है, बार का भी सही है। बार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इस जज को। किस मुंह से वहां का बार, बड़े बड़े वकील है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास रहा है, 100 साल से ऊपर का इतिहास है। इलाहाबाद के जजेस बहुत, वकील बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। किस मुंह से वो इसको मिलॉर्ड कहेंगे जिसके यहाँ इतना बड़ा कैश मिला है? अब यहाँ और पे आता क्या है? उसके बाद सिंह साहब, उसके बाद जो जी ये वकील जज साहब हैं, इन्होंने वहीं प्रैक्टिस किया, वहीं से एडिशनल जज बने, तो इनके जो बार में वकीलों के बीच क्लाइंटेल भी लंबा चौड़ा होगा, सब कुछ सही, आप रूट बार बार कर रहे हैं, सब कुछ वही होगा। तो वहां से तो बिल्कुल अगर अगर यहाँ ये करप्ट प्रैक्टिसेस माना कॉलेजियम में, जिसकी वजह से उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग या कहें पेरेंट हाईकोर्ट में भेजा, तो जहां भेजा वहां तो उनका बड़ा नेटवर्क है, तो फिर तो आप उनको उस नेटवर्क का बेनिफिशियरी बनने के लिए भेज दिया इसी जगह पे। जी, मैं चूंकि असल में प्रशासनिक सिद्धांत को कुछ थोड़ा बहुत समझता हूं, ये इतना बचकाना जजमेंट था कि अगर गवर्नमेंट का एक छोटा सा भी, अद्धा सा भी अफसर होता तो वो ये ना करता, क्योंकि ये बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है कि आपने पनिशमेंट अगर पोस्टिंग करनी है तो आप उसको क्या उसके रूट्स पे भेज देंगे कि जाओ भाई मौज करो। तो ये बहुत ही बचकाना ये एक तो फैसला था। दूसरा ये है कि अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको दोबारा फिर से रीडायरेक्ट कीजिए इसको, और भेजिए किसी नॉर्थ ईस्टर्न
स्टेट में, इसलिए कि वो दूर है। इसलिए मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नहीं कोई नीचा दिखा रहा हूं, लेकिन वो दूर है, लिहाजा रूट्स कम गेन कर पाएंगे। और वहां पे चीजें, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वहां पब्लिक बहुत चीजें टॉलरेट नहीं करती है। वहां पे आप देखते ही मिलिटेंसी वगैरह किस तरह से है, तो वहां पे आप न्याय करिए जाके तो समझ में आएगा। अब दूसरा क्या है, नियम ये है 1999 से ये नियम शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जजेस के करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाया। कानून तो ये कहता है कि हाई कोर्ट से जब भी कोई ऐसा जज के खिलाफ हो, तो सदन में एक सर्टेन नंबर है जो कि राज्यसभा में है, उससे दूना लोकसभा में है, 50 और 100, कम से कम इतने मेंबर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए एक प्रस्ताव दे। उसके बाद उसको सदन के जो अधिकारी हैं, वो पीठासीन अधिकारी, वो उसको भेज देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराएंगे। प्रूवन मिसकंडक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ सिद्ध दोष है, इनका आचरण दोषपूर्ण पाया गया है, साबित हो चुका है, तब उनके ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा बदल के डायरेक्ट अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, 3 जजेस, जिसमें एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 किसी भी हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस होंगे, उनके 3 मेंबर की कमेटी इनके कंडक्ट की जांच करेगी। वही इसमें इस समय कराना चाहिए। और जांच में अगर दोष पाया गया तो सीधे प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा कि वो इनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हाउस में शुरू की जाए, पार्लियामेंट को लिखा जाएगा। अब ये प्रक्रिया हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की है 1999 के बाद ये प्रक्रिया इवॉल्व की है। तो आज पहली जरूरत है कि आप वो कमेटी बनाए, खुल के बोले, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत हो तो करें, या प्रेस नोट जारी करें कि हाँ इस जज के यहाँ ये मिला है, हमने किया। किस बात की शर्म है आपको? यही तो होगा ना, लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ऐसे ऐसे जज लाता है, सिर्फ इतना ही ना। लेकिन अगर इसको ढक बूथ के रखेंगे, छिपा के रखेंगे, तो आपकी तो होगी ही बदनामी, पूरे जुडिशियल सिस्टम से भरोसा हट जाएगा। लिहाजा पहले तो आप इनकी इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आए उसके आधार पे इनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया सरकार पार्लियामेंट में शुरू करवाए। ये इसका एक चीज बताइए सर, जैसे ये एक बेसिक सा सवाल जो शुरू में भी हमने कहा कि भाई अगर कोई नौकरशाह होता, कोई नेता होता, सिटिंग मिनिस्टर होता, या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी होता, सीबीआई, इनकम टैक्स से किसी भी महकमे का, और जो आए दिन ऐसी खबरें आती भी है कि फला के यहाँ 10 करोड़ बरामद, फला के यहाँ 20 करोड़, और जो सुखराम का जिक्र किया, कैश बरामद, सबकी तस्वीर वीडियो सब आता है। इस केस में ये छिपाया जाना, तो यहां भी तो बात है कि आपको करना यह चाहिए था कि आप कुछ ऐसा एक्शन लेते कि उनके न्यायिक अधिकार, जब तक इंक्वायरी ना हो या जो भी हो, तब तक न्यायिक अधिकार उनके सस्पेंड रखते। क्या ये हो सकता था? और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा। अगर आप ना पूछते शायद मैं भूल जाता। एक सेकंड पूरी कर देता हूं। और दूसरा कि पारदर्शिता, कि भाई आप सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च संस्था है, ये पारदर्शिता की भाई कितना पैसा बरामद हुआ और कैसे बरामद हुआ है, पारदर्शिता। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ज्यादातर बयान से हम सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भी शायद अभी संसद में कहा है कि नगद की कथित बरामदगी के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई, तत्काल सामने नहीं आई। अगर ऐसी घटना किसी नेता, नौकरशाह, उद्योगपति से जुड़ी होती तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत निशाना बनाया जाता। ये पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल तो ये है सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रेडिबिलिटी का। बिल्कुल सही पूछा आपने कि ये इशू यही है कि इसको आप अगर छिपा के आज रख देते हैं और किसी को बताते नहीं, चुपचाप उसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो शायद इतना बड़ा अपराध कॉलेजियम से कहीं और नहीं होता। कॉलेजियम के इंस्टीट्यूशन का हम बहुत सम्मान करते हैं और हम पूरी तरह से, मेरे ख्याल पे आपके चैनल पे और हमने दसियों बार बात किया है कि कॉलेजियम सिस्टम इसकी खराबियों के बावजूद सबसे अच्छा सिस्टम है। सभापति जो आज बोल रहे हैं कि नहीं बताया गया, दरअसल वो कॉलेजियम की बुराई ही कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि वो किसी तरह चाहते हैं कि सरकार को वापस मिल जाए। सरकार भी चाहती है कि पावर वापस सरकार को मिल जाए, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने किया है,
ये इतना बचकाना हरकत है। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, अपने वेबसाइट पे ये ट्रांसफर नहीं डाला है, और उसके बाद अभी तक आपने इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन बाकायदे प्रेस नोट देते हुए कि जज के खिलाफ हमने 3 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फला जज होंगे और चीफ जस्टिस 2 हाई कोर्ट्स के होंगे। इसकी तो इमीडिएट इंक्वायरी आप शुरू कीजिए। अच्छा, और जहां तक आपने सवाल पूछा, दूसरा जो मैंने पूछा कि न्यायिक अधिकार सस्पेंड करने के लिए टिल इंक्वायरीज रिजल्ट, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? जी, इसका बहुत सिंपल सा है कि जुडिशियल, मैंने कहा ना कि 2 साइड्स होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होता है। कई बार वही जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में एक फैसला देता है, जब जुडिशियल साइड में उसको ट्राई करता है तो एकदम रिवर्स फैसला देता है। हरियाणा का एक केस हुआ था जिसमें जज से पूछा गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में तो तुमने ये फैसला दिया, तो बोला जी हाँ, लेकिन जब हम जुडिशियल साइड में बैठे तो मुझे लगा कि वो फैसला गलत है, मैंने उसको पलट दिया। तो हकीकत यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में पहला काम क्या ये था कि आप चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने के बाद मैसेज देते कि इसको, इसके सारे जुडिशियल राइट्स हम सीज करते हैं, ये पावर्स आपके पास है, कुछ नहीं करना है, बिना डिक्लेयर किए हुए आप उसको कोई केस ना दें, उसकी तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन वो बिना बिना बिना, बिना आधार के हो जाएगा। और एक जज अपना गाड़ी लेके रोज सवेरे आता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोर्ट पे चला जाता है, इतना ही काफी है उसके लिए। मतलब चुल्लू और भर पानी। ये भी तो होता है कि नजीर कई बार पेश करनी होती है, कई बार चैरिटी बिगिंस एट होम, कई बार आप वो नजीर पेश करते हैं कि हमारे भीतर अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेज की कोई खबर आई, या हम दूसरों को पूरे बाकी सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हम लगाम लगा सकते हैं, या हम सबके खिलाफ जजमेंट देते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री, मंत्री, चीफ मिनिस्टर सब उनकी जद में है, तो भाई आपको अपने पर आत्मशुद्धि का भी आप पे एक मॉरल प्रेशर होना चाहिए, और आपकी मॉरलिटी का वो दायरा होना चाहिए कि भाई हमारे घर में पकड़ा, हाँ, हमारे घर में पकड़ा गया तो हम कैसे। हाँ, इस प्रोग्राम के शुरू करने में ही हमने कहा था कि कुछ मजबूरियां हैं सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। मजबूरियां ये है कि आर्टिकल 124(4) के तहत ये पावर संसद के पास है, ताकि जुडिशियल फ्रीडम इंडिपेंडेंस बना रहे, इसके लिए वो पावर है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट किसी जज को निकाल नहीं सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो क्या करेगा, पूरा कथक डांस करने के बाद भी अंत में आपको यही करना होगा कि संसद को रिफर करे कि साहब इनको इम्पीच किया जाए। अगर मान लीजिए संसद ने मना कर दिया तो आपके पास कुछ नहीं है। और संसद, आप जानते हैं, आपने इसके पहले भी तो किया, आपने बहुत सख्त रवैया अपनाया। जब विश्व हिंदू परिषद के समारोह में जाके वो एक जज ने कहा शेखर यादव कि जी, शेखर और उसके यादव बाद ने जब शेखर कहा, यादव सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, कथित तौर पर नसीहत इंक्वायरी के बाद भी वो फिर गए और फिर वो बयान देते रहे, फिर एक कहते गए, हैं ना फिर जैसे बोले, ठेंगे पर। हाँ, और उसको भाजपा ने कहा ये हमारा हमारा राष्ट्र का धरोहर है। ये जज बहुत कुछ कसीदे काढ़े उसके फेवर में, लगा लीजिए, पार्लियामेंट से करा लीजिए इम्पीच उसको, आप पे दम हो तो। नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी खड़ी है, कभी कांग्रेस खड़ी होती है, कभी बीजेपी खड़ी। इस देश की समस्या यही है ना कि हम करप्शन, उसके वाले करप्शन से तो ऐतराज है उसको, लेकिन अपना वाला करता है तो कहते हैं नहीं यार अपना वाला है ना ये। तो ये प्रॉब्लम है। नतीजा ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कर भी क्या सकता है, अंत में जाके वो संसद जाएगा, संसद में पूछा जाएगा, अच्छा नहीं नहीं, ये तो बहुत दिन से अपने ऑटोनॉमी को लेकर परेशान है ना, लिहाजा पार्लियामेंट में वो पास। आप देखें, इतिहास मुझे याद है, मैं अभी देख रहा था अपना डायरी निकाल के, तो इसमें था सबसे पहला जस्टिस वी रामास्वामी का हुआ था। जस्टिस वी रामास्वामी के इम्पीचमेंट का केस आया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। उसके बाद कोलकाता के सौमित सेन का आया, लेकिन फैसला के पहले ही, पार्लियामेंट पे डिबेट के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2018 में दीपक मिश्रा के खिलाफ आया। याद करिएगा, ये वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने मोदी के साथ बैठा थे तो मंच पे कहा था कि मुझे आज फक्र है कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर पे बैठा हूं, साथ बैठा हूं। ये उनको फक्र हुआ था। तो इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ, नहीं चला, खारिज, सभापति ने खारिज कर दिया मिला उन्हें। हाँ। जी। उसके बाद
शेखर यादव का केस जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के उसमें गए थे। तो आप, असली मुश्किल ये नहीं है, असली मुश्किल ये है कि आप लाएंगे कहां से। एक तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे कानून है जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है, और पार्लियामेंट चलती कैसे है, पार्लियामेंट के जिसका बहुमत उसी की लाठी। लिहाजा पार्लियामेंट वो तो जो इशारा करेगा वो किस पार्टी का है, जज ये पता करेगा कि अच्छा वैसे वो ओरिजिनल किसकी पार्टी का है, जाता रहा है नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में करता रहा है, या वो कांग्रेस की तरफ जाता रहा है, या कम्युनिस्ट है। अब तो खैर आज के जमाने में तो कांग्रेस कम्युनिस्ट नहीं आते हैं, अब तो जो है वो लॉट उसी में से आता है। लेकिन हकीकत ये है कि हम हमेशा से ये देखते रहे हैं। लिहाजा अब ये करप्शन बच कैसे गया। अफसर का जो आपने कहा नहीं बच पाता या पकड़ लिया जाता है मेजॉरिटी केसेस में, अधिकांश केसेस में, क्यों बच जाता है। दरअसल इसके पीछे टाउट्स जो होते हैं, केसेस जजेस और क्लाइंट के बीच में एक सिस्टम है जो कि ये पैसा लेता है। मैं कहूंगा तो ये थोड़ा सा ऐतराज हो सकता है, लेकिन एक वर्ग है जो जुडिशियल सिस्टम में ही इन्वॉल्व है, जो वो पैसा लेके और जज साहब को देता है, खुद रखता है, और ये बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। चूंकि वो सेक्शन बहुत न्यूमरस है, नंबर में ज्यादा है, पावरफुल है जुडिशियल सिस्टम में, लिहाजा हम उसको उस पे हाथ नहीं उठा पाते। जज साहब को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कंटेम्प्ट का मामला है। तो ये सिस्टम इसलिए उसमें नहीं चलता, ब्यूरोक्रेसी में नहीं चलता, क्योंकि आप देखें अभी जब एक आईएएस को सस्पेंड कल रात में किया गया, यूपी के अभिनव प्रकाश को, तो उसके पीछे भी एक डाउट था, एक दलाल था, जो दलाल से वो कह रहा था कि इसी दलाल से बात करो, यही तुम्हारा काम करवाएगा, मेरे पास दोबारा ना आना। तो उसने कहा साहब पैसे मांग रहे, बोले दे दो जो पैसा मांग रहा है। तो ये सब तो पकड़ में आ जाता है। यहाँ पे क्लाइंट और जज साहब के बीच में एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो काम करता है, और वो सिस्टम इन जज साहब को भी बचाता है, क्लाइंट का काम भी करवाता है, और अपना भी मालामाल होता रहता है। ये जो सिस्टम है, जब तक ये रहेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। लिहाजा आप कम से कम 4-6% तो अच्छे जजेस ले आके कुछ तो दुरुस्त करें इसको। कॉलेजियम, आज हम अफसोस हुआ हमें जब ये खबर हमने देखी कि तुम्हारा ही तो अपॉइंट किया हुआ है ये जज। शेखर यादव किसका लाया हुआ है, 2019 में आया था, ये जज 2014 में आया, एडिशनल जज होके कंफर्म हुआ 2016 में, और ये सब इसी कॉलेजियम के सिस्टम में हुआ है ना। तो अफसोस ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दिया गया तो उसकी बुद्धि कहां है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम आप फ्रेम वो तो करा ले, वेटिंग करा ले। आपको आईबी, आपको हो सकता है आईबी के रिपोर्ट पे शक हो तो ठीक है, ब्रदर जजेस से पूछ ले, वो भी छोड़ दे, जो वो हैं आपके वकील हैं, वो तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन आप वो नहीं कर रहे। ये रातों रात थोड़ी हुआ है कोई शेखर यादव। शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद में आज पहली बार जा रहे हैं क्या, या ये जज ये जो काम कर रहा है ये क्या पहली बार हुआ है। लेकिन आप इसको कतई नहीं, क्योंकि आप वेटिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। और यही वो आरोप है सरकार का जो बड़ा वैलिड कभी कभी लगता है कि आज तक आप देखें तो कॉलेजियम सिस्टम जमाने से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है कि प्रॉपर वेटिंग। या ये हो सकता है कि पूरा आमा का आमा ही खराब है, वकालत जो पढ़ते हैं वहां से लेके जो वकील बन रहे हैं या जो जुडिशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, सबके सब वही है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत उसमें ऑनेस्ट होंगे, लेकिन आपकी नजरें पार की उसमें नहीं पहुंचती है, शायद ये दिक्कत है। लेकिन कुल मिला के ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का ये फैसला मुझे इतना बचकाना, इतना वाहियात फैसला लगा कि मैं सर ये पीट रहा था, जज अच्छा है या बुरा है इसके लिए नहीं, अगर ये केस हुआ है तो आपने उसको इलाहाबाद कैसे भेज दिया है। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इलाहाबाद के वकील वाकई बगावत करें कि जज को हम बिल्कुल नहीं वो करेंगे, एंटरटेन करेंगे। इलाहाबाद के वकीलों ने जो चिट्ठी लिखी है, स्क्रीन पर चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं, बहुत तरह के उन्होंने इलाहाबाद के वकीलों ने एतराज किया है। बार एसोसिएशन की तरफ से जो कहा गया है, दावा किया गया है कि 15 करोड़ यशवंत जो जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट
के यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ बरामदगी की खबर आ रही है। और जैसा कि हमने बताया शुरू में कि होली के दिन ऐसी जानकारी मिली फायर ब्रिगेड को उनके परिवार वालों की तरफ से कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे, जाहिर है जज का मामला था तो कुछ पुलिस वाले भी पहुंचे होंगे। और उसके बाद वहां आग बुझाने के क्रम में या बुझाने के बाद दमकल कर्मियों को बहुत सारा नोट दिखा, नोट का भंडार दिखा। और उसके बाद पुलिस वालों ने सीनियर पुलिस अफसर को सूचित किया और उसके बाद फिर सरकार के जरिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक जानकारी मिली। और उसके बाद अर्जेंट मीटिंग कोलिजियम की। और उसके बाद जो इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें पनिशमेंट के तहत सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया, जहां से वो दिल्ली आए थे, दिल्ली हाईकोर्ट में 2021 में। कोलिजियम संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 5 जजों का कोलिजियम होता है, जिसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय S ओका और विक्रमनाथ, 5 जज हैं इसमें। और बहरहाल कोलिजियम पर बहुत सारे सवाल इनके सिंह साहब पूछ रहे थे। अब एक जो जिज्ञासा हम लोगों की लगातार हो रही थी, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस पर बयान दे रहे, एक बार बार जिज्ञासा ये कि जब इतना नोट मिला होगा, अगर 15 करोड़ बार एसोसिएशन के दावे को मान लें तो जाहिर है नोट गिनने वाली मशीन गई होगी, संदूक और बोरे में जैसे भी नोट गया होगा, और बाकी एजेंसियां भी गई होगी। फिर दिल्ली पुलिस खाली नहीं होगी, मे बी वहां इनकम टैक्स के अधिकारी या दूसरी एजेंसियों के लोग भी बुलाए गए होंगे। तो उन सब को 5 दिन तक क्या मुंह बंद रखा गया, या सुप्रीम कोर्ट के डर से, जजों के डर से सब चुप रहे? नोट बरामदगी की कोई तस्वीर भी खींची गई होगी, हो सकता है उनसे कुछ पूछताछ भी हुई होगी जस्टिस जब लौटे होंगे, क्योंकि उस वक्त घर पर नहीं थे जब आग लगी। ये सवाल कुछ सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने भी उठाया है कि पूछताछ और कार्रवाई हुई होगी तो बात छिपी कैसे रहे। तो आखिरी ये सवाल इनके सिंह साहब कि ये सब इतना लीपा पोती हो गया सिर्फ हाईकोर्ट के जज थे इसी वजह से, या सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस है जब उनको जानकारी दी गई होगी ऊपर से भी कुछ कहा हो गया होगा, या दबाव में या रुतबे रुआब की वजह से छिपा लिया गया? नहीं, 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 ये बिल्कुल बहुत सीधा सा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जब ये खबर CJI को गई होगी, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ ना करो, मुझे देखने दो। और कंटेम्प्ट है, लिहाजा किसी भी पुलिस, आप लोग बताइए, मैं एक लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। हकीकत ये है कि ये खबर पुलिस का कोई भी ACP धीरे से लीक कर देता कि जरा देखिएगा जज साहब क्या हुई है। लेकिन इसको कितना इस प्रोटेक्ट किया गया इस खबर को कि 5 दिन लग गए दिल्ली ऐसी जगह पे, और वो भी जब लीक हुआ तो दमकल कर्मी होंगे वो तो जूनियर सब होते हैं, फायर बुझाने वाले जो होते हैं, बहुत जूनियर अब वो होंगे। आपस में अपने पीयर ग्रुप में भी बात करेंगे, अरे जज के इतना नोट मिला। फिर पुलिस वाले, हाँ, ये सिस्टम ने 5 दिन तक लिपा पोती करके कैसे रख लिया इसको? नहीं, और उसके बाद ये था कि मान ये भी तो डर, रिपोर्टर को क्या डर होता है कि अगर ये लिखा पढ़ी में नहीं आया, बड़े लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो हम तो टंग जाएंगे अगर खबर दे दी तो मिला। नहीं सर, क्योंकि ये आज ही पूरा का टाइम्स ऑफ पूरा इंडिया में सिंह साहब ये खबर नहीं छपी होती, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और हमें किसी ने बताया होता, या आपने बताया होता, या हमने आपको बताया होता, हम ये बात नहीं कर रहे होते। कौन रिस्क ले? कभी नहीं हम लोग ये कौन करते। रिस्क? बिल्कुल और सही इस है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोई 15 करोड़ नहीं लिखा है, तो कौन रिस्क ले बिल्कुल, बिना चेक के? क्योंकि जज साहब का मामला है। ये धनंजय महापात्रा की ताकत है कि उन्होंने ये रिवील किया, हाँ, और उनको भी कैसे रिवील किया होगा इसकी भी मुझे जानकारी है कि वो कैसे रिवील हुआ होगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये ना आता तो क्या आज हम लोग बोल पाते, जानते हुए भी? बिल्कुल नहीं बोल पाते, क्योंकि कंटेम्प्ट का ये चाबुक है, हम सब के लिए उतना ही सम्मानित वो रहता है, दहशत भरा होता है। तो इसलिए कोई नहीं बोलता, और इसीलिए किसी ने नहीं बोला, वरना रिपोर्टर्स को मालूम भी चला होगा, लेकिन वो नहीं बता सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होगा कि अभी रुक जाओ, पहले मुझे देखने दो। अब एक आखिरी सवाल, जब हम देख रहे थे इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो पता चला उन्नाव रेप केस के जो कन्विक्टेड दोषी हैं, सजायाफ्ता मुजरिम कहें उनको, कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के सांसद रहे, उनके केस में जमानत की अर्जी की सुनवाई थी आंख के ऑपरेशन के लिए। और ये 1 फरवरी की खबर है, सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद हिंदू की खबर है। जमानत 2 जजों की बेंच ने दी थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा भी थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्नाव केस के उस कन्विक्टेड जो दोषी है उसको जमानत मिली। कुछ केसेज जो इनकी अदालत में सुनवाई हुई, चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता के मामले में 2023 में, और कई केसेज, शराब घोटाला, उसके अलावा और कॉर्पोरेट से जुड़े कुछ मामले हैं, दिल्ली दंगा से जुड़ा मामला है, बहुत सारे केसेज। अब मैं सिर्फ एक छोटा सवाल, क्या ऐसे मामलों में
जब ये सब चीज सामने आ गया, कॉलेजियम ने ट्रांसफर कर दिया, क्या उनके कुछ फैसलों की भी समीक्षा होनी चाहिए? भाई ये तो जजेज को जानने की कोशिश करनी चाहिए ना कि 15 करोड़ आया कैसे भाई? उस सरकारी बंगले की जमीन से तो 15 करोड़ निकल के उनके घर में आ नहीं गया। तो 15 करोड़ अरे बिल्कुल दिया सही है। होगा, बड़े बड़े मुकदमे में दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी कारपोरेट केसेस हैं, जितने भी हाई वोल्टेज के केसेस हैं, उन सब की समीक्षा की जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसके रिव्यू की प्रक्रिया कानूनी होती है। कोई उसमें अप्लाई करेगा, रिव्यू के लिए पिटीशन देगा, तब वो रिव्यू होंगी। लेकिन अपने कंजम्पशन के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तो ये कर ही सकता है और कर भी रहा है। आप देखें कि जितने भी जजेस हैं उनका जब प्रमोशन करता है तो उनके यहाँ एक टीम है पूरी, जो कि उन जजेस के फैसलों को रिव्यू करता है कि कॉर्पोरेट के फैसले जिन्होंने कैसे दिए थे, क्या नेचर रहा है इनके फैसले का, तब प्रमोशन देके वो चीफ जस्टिस बनाती है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात ऐसे ही बना दिया गया सीनियरिटी बन जाओ। तो लिहाजा ये प्रक्रिया आपके पास है। आप पूरी तरह से जब इनकी इंक्वायरी करें तो इनके पास्ट जितने भी जजमेंट्स हैं उसकी एनालिसिस करें। उसमें ठीक है, उसमें आप क्विड प्रो को तो नहीं देख पाएंगे कि पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं, लेकिन जजमेंट से कम आगे सतर्क रहे और जब भी उस पर कोई रिव्यू पिटीशन आए उस जजमेंट पे तो उसको एंटरटेन करें। सुप्रीम कोर्ट सीधा करे एंटरटेन। और अब जज साहब के लिए यह है कि रीडायरेक्ट इनके ट्रांसफर को किया जाए, कि इनको कहीं और भेजा जाता है, दूर कहीं भेजा जाता है, ताकि ये नौकरी ही छोड़ दे पहले तो। और दूसरा वहां भी जाए तो वहां का बार कहे इसको नहीं लेंगे हम। अगर पब्लिक शेमिंग होने लगी इन जजेस की तो इतना ही काफी होगा। कोई केस में जाए, केस विड्रॉ कर लेगा। अगर केस जाता भी है जज के पास तो कहते नहीं नहीं, मुझे इस जज से नहीं करवाना है केस। 4 बार ये होगा, खुद ही वो शर्मो हया से, पता नहीं है कि मतलब कितनी होती है नहीं मालूम है। लेकिन अब जब ये केस खुल चुका है तो इन जज साहब को अपने इज्जत के लिए चाहिए था कि उसी समय इस्तीफा दे दें। अब आज हुआ है, अगले 24 घंटे वेट कीजिए। अगर बड़ा मतलब ये होगा कि नहीं ये हमारे लिए अपमानजनक है तो शायद कर दे, नहीं तो चमड़ी तो वैसे मोटी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, बातचीत के लिए। बहुत लंबे गैप के बाद हम लोगों ने आज बात की, लेकिन बहुत बड़ी खबर इसी सेंस में है क्योंकि नेताओं के यहाँ या नौकरशाहों के यहाँ कैश बरामदगी कोई नई बात नहीं है इस देश में। हालांकि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जज निर्मलजीत कौर के घर पर भी 15 लाख कैश की बरामदगी की खबर आई थी, लेकिन इस तरह से किसी के घर में 15 करोड़ 10 करोड़ जो भी रकम है, उस रकम की पुष्टि हम नहीं कर सकते। कहीं वो खबर उस तरह से छपी नहीं, एक्सेप्ट इलाहाबाद बार एसोसिएशन का आरोप। लेकिन पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए और सामने आना चाहिए पारदर्शिता के साथ, और जज के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर जरूर विचार सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, नमस्कार।